नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। 1 जून को चुनावी रण का अंतिम पड़ाव। 7वें चरण में पीएम मोदी सहित कई बड़े दिग्गज मैदान में। 8 राज्यों की 57 सीटों के लिए होगा मतदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर आएंगे पंजाब। 30 मई को होशियारपुर और अमृतसर में करेंगे प्रचार। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटों के लिए 1 जून को वोटिंग। अरविंद केजरीवाल पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। केजरीवाल ने की अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग। सीएम ने गंभीर बीमारी का जताया शक। और अब समाचार विस्तार से। 25 मई शनिवार को छठे चरण के मतदान के साथ लोकसभा चुनाव 2024 अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ गया है। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में 1 जून शनिवार को वोट डाले जाएंगे। इस चरण में 8 राज्यों की बची 57 सीटों के लिए मतदान होगा। अंतिम चरण में कुल 904 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गोरखपुर से भोजपुरी स्टार रवि किशन, हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत, कांग्रेस से विक्रमादित्य सिंह, हमीरपुर से केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और बिहार की पटना साहिब से बीजेपी के रविशंकर प्रसाद सहित तमाम दलों को कई दिग्गज मैदान में हैं। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में बिहार, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की 6 सीटों पर चुनाव होगा। वहीं पंजाब की जिन 13 सीटों पर आखिरी चरण में वोट डाले जाएंगे उनमें गुरदासपुर, अमृतसर, खडूर साहिब, जालंधर, होशियारपुर, आनंदपुर साहिब, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब, फरीदकोट, फिरोजपुर, बठिंडा, संगरूर और पटियाला शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बार फिर से पंजाब में चुनाव प्रचार के लिए आने के आसार हैं। भाजपा के सूत्रों के अनुसार पंजाब भाजपा के प्रधान सुनील जाखड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अनुरोध किया है कि वे 30 मई को चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले पंजाब का एक और चुनावी दौरा करें। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटों के लिए 1 जून को वोटिंग होनी है और चुनाव प्रचार 30 मई को शाम 5 बजे खत्म हो जाएगा। भाजपा नेताओं का मानना है कि चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी का एक और दौरा वोटरों के मनों का भाजपा के पक्ष में एकजुट करने में सहायक सिद्ध हो सकता है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होशियारपुर में एक बड़ी रैली करेंगे। इसे देखते हुए भाजपा ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इससे पहले 23 और 24 मई को प्रधानमंत्री मोदी पंजाब दौरे पर आए थे। 23 को प्रधानमंत्री मोदी ने पटियाला में और 24 को गुरदासपुर और जालंधर में भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में चुनावी रैलियों को संबोधित किया था। लोकसभा चुनाव के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। इस याचिका में अरविंद केजरीवाल ने अपनी अंतरिम जमानत 7 दिन के लिए बढ़ाने की गुहार लगाई है। अरविंद केजरीवाल ने इसके लिए अपनी सेहत का हवाला दिया है। उन्होंने खुद को किसी बड़ी बीमारी होने का शक जताया है। सूत्रों से यह जानकारी मिली है कि उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि गिरफ्तारी के बाद मेरा वजन 7 किलो घटा है, मेरा कीटोन लेवल हाई है, मुझे किसी गंभीर बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। मैक्स के डॉक्टरों ने जांच की है, इसलिए मुझे और कई टेस्ट करवाने की जरूरत है। सेहत का हवाला देते हुए अरविंद केजरीवाल ने जांच करवाने के लिए 7 दिन और मांगे हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है। 2 जून को उन्हें सरेंडर करना होगा। गुजरात के राजकोट टीआरपी गेमिंग जोन हादसे में अब तक 30 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें 12 बच्चे शामिल हैं। इस मामले में अब प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए 6 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। राजकोट नगर निगम के 2 अधिकारी, असिस्टेंट इंजीनियर जयदीप चौधरी और टाउन प्लानर गौतम जोशी को निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही सड़क एवं निर्माण विभाग के 2 अधिकारी, एडिशनल इंजीनियर पारस कोठिया और डिप्टी इंजीनियर एमआर सुमा को भी सस्पेंड किया गया है। वहीं पुलिस विभाग के 2 अधिकारी, इंस्पेक्टर एनआर राठौड़ और इंस्पेक्टर वीआर पटेल पर भी गाज गिरी है। इस बीच गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह पटेल ने राजकोट गेम जोन दुर्घटना स्थल पर निश्चित तौर पर निरीक्षण किया था और इस गंभीर घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके बाद ही राज्य सरकार ने 6 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने का आदेश दिया। तरनतारण में श्री अखंड पाठ साहिब के लिए की ड्यूटी के पैसों को लेकर हुए विवाद ने इतना गंभीर रूप धारण कर लिया कि गुरुद्वारा साहिब के सेवादार द्वारा नाबालिग पाठी की बेरहमी से हत्या कर दी गई।
घटनास्थल पर पहुंची थाना सिटी तरनतारण की पुलिस ने मृतक का शव कब्जे में लेने के बाद अगली कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी देते हुए जशनदीप सिंह श्री अखंड पाठ साहिब की ड्यूटी को लेकर शुभकरण सिंह के साथ 2000 रुपए को लेकर लेन देन चल रहा था। वे अपने भाई मनप्रीत सिंह और दोस्त चमकौर सिंह के साथ शुभकरण सिंह की दुकान पर पहुंचा। शुभकरण सिंह से ड्यूटी के पैसे मांगे गए और तब शुभकरण सिंह ने बहस करनी शुरू कर दी और भारी लाठी से वार किया गया। जमीन पर बैठकर उसने अपना बचाव किया। हमले का विरोध करने के लिए उसका भाई मनप्रीत सिंह आगे हुआ। इस बीच शुभकरण सिंह ने खंजर से मनप्रीत सिंह पर वार कर दिया। छाती के पास खंजर का वार लगने के कारण मनप्रीत सिंह घायल हो गए। इलाज के लिए मनप्रीत सिंह को सिविल अस्पताल तरनतारण में भर्ती कराया गया, परंतु डॉक्टरों ने मनप्रीत सिंह को मृत घोषित कर दिया। इस मामले को लेकर थाना सिटी तरनतारण के प्रभारी इंस्पेक्टर सुनील कुमार ने कहा कि मृतक का शव कब्जे में लेने के बाद शुभकरण सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और घटना को अंजाम देने के बाद फरार होने वाले शुभकरण सिंह की तलाश शुरू कर दी गई है। गांव कालेके में उस समय अफरा तफरी मच गई जब गांव के चौक में रंजिशन 15 से 20 हमलावरों ने 2 नौजवानों पर तेजधार हथियारों से हमला कर एक को मौत के घाट उतार दिया जबकि दूसरे को बुरी तरह से घायल कर दिया। जानकारी के अनुसार गांव कालेके में 23 वर्षीय रुपेंद्र शर्मा और जसपाल सिंह निवासी कालेके गांव स्थित पीएनबी बैंक नजदीक बैठे हुए थे, जहां 15 से 20 हमलावरों ने उन पर आकर हमला कर दिया, जिस कारण रुपेंद्र शर्मा बुरी तरह घायल हो गए जबकि दूसरे साथी के हाथ में गोली आर पार हो गई। गांव में शोर मचने पर उक्त नौजवानों के परिवारों ने उन्हें तुरंत एम्बुलेंस के जरिए इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने रुपिंदर शर्मा को मृत घोषित कर दिया जबकि घायल जसपाल सिंह का इलाज चल रहा है। अस्पताल द्वारा धनोला पुलिस को इस घटना की सूचना देने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में चक्रवाती तूफान रेमल के पहुंचने के एक दिन बाद सोमवार को भारी तबाही का मंजर दिखा। तूफान के यहां पहुंचने पर बीती रात 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली थी। इस चक्रवाती तूफान ने बंगाल के सागर द्वीप और बांग्लादेश के खेमपारा के बीच तटीय इलाकों पर भारी तबाही मचाई। रेमल के पहुंचने की प्रक्रिया की शुरुआत रविवार रात 8:30 बजे से शुरू हुई थी। तूफान ने बुनियादी संरचना और संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचाया है। रेमल से तटीय इलाकों को हुई क्षति का साफ तौर पर देखा जा सकता है। झोंपड़ियों की छत हवा में उड़ गई, पेड़ उखड़ गए और बिजली के खंभे गिर गए, जिस कारण कोलकाता सहित राज्य के कई हिस्सों में बिजली की आपूर्ति प्रभावित हुई। कई इलाकों में जल भराव की खबरें मिली हैं, जिसके कारण प्रभावित लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। तूफान के कारण भारी बारिश हुई जो सोमवार सुबह भी जारी रही और घरों और खेतों में पानी भर गया। पश्चिम बंगाल सरकार ने चक्रवाती तूफान के आने से पहले संवेदनशील इलाकों से 1 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया था। लोगों को बाहर निकालने से निश्चित रूप से हजारों जिंदगियां बच गई, लेकिन संपत्ति को भारी नुकसान हुआ है। पुणे के पोर्शे कार हिट एंड रन मामले में फिर बड़ा एक्शन हुआ है। पोर्शे कार कांड में क्राइम ब्रांच ने 2 डॉक्टरों को गिरफ्तार कर लिया है। मेडिकल रिपोर्ट में गड़बड़ी करने और सबूतों से छेड़छाड़ करने के मामले में ही इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि इन दोनों ने ही आरोपी के ब्लड रिपोर्ट में हेरफेर किया था। पुलिस ने नाबालिग आरोपी का ब्लड सैंपल जांच के लिए ससून अस्पताल भेजा था। बता दें कि पुणे पोर्शे कांड की पूरी देश में चर्चा है। बीते दिनों शराब के नशे में एक नाबालिग ने अपनी पोर्शे कार से मोटरसाइकिल को रौंद दिया था और इस हादसे में 2 इंजीनियरों की मौत हो गई थी। फिलहाल दोनों डॉक्टरों से क्राइम ब्रांच की पूछताछ जारी है। इन दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा और क्राइम ब्रांच रिमांड लेने की कोशिश करेगी। फिलहाल इस पूरे हिट एंड रन केस में आरोपी, उसके पिता और दादा गिरफ्तार हो चुके हैं। दुनिया के कई देश युद्ध में घिरे हुए हैं, जहां रूस यूक्रेन जंग को 2 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। इधर हमास और इजराइल बीते 7 महीने से लड़ाई लड़ रहे हैं। अब तक 30,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जहां सभी देश संघर्ष विराम की उम्मीद लगाए बैठे हैं। वहीं अब एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। हमास के तेल अवीव के वाणिज्यिक केंद्र पर हमले के बाद इजराइल ने राफा में एक शिविर पर हवाई हमले तेज कर दिए हैं। इस हमले में कथित तौर पर कम से कम 35 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। अब हमले को लेकर भी हमास और इजराइल में बहस छिड़ गई है। गाजा के अधिकारियों का कहना है कि विस्थापित लोगों के एक केंद्र पर इजराइल ने हमला किया है, इसमें दर्जनों लोग मारे गए हैं, जबकि इजरायली सेना ने कहा कि उसने सिर्फ हमास के सदस्यों को निशाना बनाया था। बता दें कि फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास ने लंबे समय के बाद गाजा से रविवार को इजराइल पर रॉकेट दागे। इससे राजधानी तेल अवीव में सायरन बज उठे और लोग सहम गए। तेलंगाना सरकार ने पूरे राज्य में तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा और पान मसाला के निर्माण, भंडारण, वितरण, परिवहन और बिक्री पर तुरंत प्रभाव से 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है।
खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंताओं का हवाला देते हुए आदेश की घोषणा की है। जीएचएमसी के सहायक खाद्य नियंत्रक के बालाजी राजू ने कहा कि पिछले 4 से 5 महीनों से बिक्री की जा रही थी, लेकिन यह आदेश इस पर रोक लगाता है। इस आदेश ने हैदराबाद के बाजारों को बाधित कर दिया है। पान दुकान के मालिक इसका पालन करने को तैयार हैं, लेकिन क्षेत्र की असंगठित प्रकृति के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में लगभग 1,05,000 पान की दुकानें हैं, लेकिन सेहत संबंधी हवाला देते हुए लोगों ने गुटखे के प्रतिबंध पर लगाने के लिए समर्थन दिया है। देश की राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा में भी पुणे जैसा तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां एक तेज रफ्तार ऑडी कार ने आकाशवाणी से रिटायर्ड कर्मी को टक्कर मार दी। इस घटना में व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। घटनाक्रम वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मृतक के बेटे ने अज्ञात चालक के खिलाफ शिकायत दी है। यह घटना कोतवाली सेक्टर 24 क्षेत्र की है, जहां कंचनजंगा मार्केट के पास तेज रफ्तार से आ रही अनियंत्रित ऑडी कार की टक्कर से घायल बुजुर्ग की मौत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बुजुर्ग हवा में उछलते हुए करीब 10 मीटर तक दूर जाकर गिरा। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। तो ये थे हिंदी के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।